सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और हमारे देश भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के विषय में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 4 मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रकृति में एक से बढ़कर एक सुंदर और अनोखे जीव जंतु है। मोर उन्हीं में से एक है। प्रस्तुत पाठ में मोर के विषय में बताया गया है। तो हमारा जो संसार है, हमारी जो प्रकृति है, विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। यहाँ पर बहुत सारी सुंदर चीजें हैं। उन्हीं में से एक पक्षी है मोर, जो कि बहुत ही सुंदर होता है और ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बारे में पाठ में बताया गया है। पढ़ते हैं। पक्षी प्रकृति के जीवन बहुमूल्य उपहार हैं, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। तो बच्चों, पक्षियों को प्रकृति का बहुमूल्य उपहार कहा गया है। बहुमूल्य जिसकी की बहुत ज्यादा कीमत है और यही हमारी प्रकृति में, हमारे जो दुनिया है उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, यानी कि उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। ऐसा ही बेहद खूबसूरत पक्षी है मोर। मोर कई चटकीले रंगों से सुसज्जित पक्षी है। तो ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर हमारी प्रकृति ने जो हमें एक उपहार दिया है वो है मोर पक्षी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। इसके अंदर रंग बिरंगे सुंदर चटकीले, यानी कि जिनमें चमक होती, चमकदार रंगों से ये सजा हुआ है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। बच्चों, प्रजाति होती है यानी कि विभिन्न प्रकार के, ठीक है, रंगों के मोर मिल जाते हैं, परंतु इसकी सबसे सुंदर प्रजाति नीला मोर ही है, जो भारत में बहुतायत में पाई जाती है। लेकिन सबसे सुंदर कौन से प्रकार का मोर लगता है? नीले रंग का मोर लगता है, जो कि भारत में मिलता है और काफी संख्या में ये भारत में मिलता है। मोर के अद्भुत सौंदर्य और अन्य गुणों के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। तो मोर होता ही बहुत ही सुंदर है, देखने में अद्भुत इसका सौंदर्य होता है, यानी कि अनोखा, आश्चर्य में डालने वाला इसका सौंदर्य होता है। और इसमें इसके साथ साथ बहुत सारे गुण भी पाए जाते हैं, जिसके कारण ही हमारी सरकार ने 26 जनवरी 1963 में इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर रहेगा। नीला मोर भारत के साथ साथ म्यांमार तथा श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है। श्रीलंका और म्यांमार, जिसको पहले म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था? बर्मा, वहां का भी ये राष्ट्रीय पक्षी है, इन दोनों देशों का भी। मोर के सिर पर मुकुट के समान सुंदर कलगी लगी होती है। इसकी अत्यंत रंग बिरंगे और कोमल पंखों वाली इंद्रधनुषी सुंदर तथा लंबी पूंछ होती है। तो मोर के सिर पर कलगी, कलगी जिसको मोर का मुकुट भी कहा जाता है, देख रहे हैं आप चित्र में, ये जो ऊपर का भाग है ये जो है कलगी लगी होती है, बहुत ही सुंदर होती है। इसके साथ साथ इसकी जो पूंछ होती है, यानी कि जिस पर इसके विभिन्न जो पंख लगे रहते हैं वो भी बहुत सुंदर होती है। इंद्रधनुषी होती है, यानी कि उसमें विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और लंबी भी होती है पूंछ। इसके नीले, हरे और सुनहरे रंग के हथेली के आकार के पंखों पर चंद्रा का निशान होता है। तो इसके पंखों में कौन कौन सा रंग आता है? नीला, हरा और सुनहरा, ये रंग होते हैं। और चंदा जैसी आकृतियां इसके पंखों में बनी रहती हैं। मोर की आंखों के नीचे ऊपर सफेद रंग की पट्टी होती है। यदि बच्चों कभी आप मोर की आंखें ध्यान से देख पाए तो आप देखोगे कि उनके नीचे और ऊपर, आंखों के नीचे और ऊपर सफेद रंग की एक रेखा खींची रहती है, पट्टी होती है। इसकी नीली चमकीली लंबी गर्दन इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। तो मोर की जो गर्दन होती है नीले रंग की होती है और जो नीला रंग वो भी चमक वाला सुंदर रंग, और साथ ही साथ इसकी गर्दन बहुत ही लंबी होती है, जो कि इसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए ये और ज्यादा खूबसूरत लगता है। वर्षा ऋतु में काले घने बादलों को देखकर जब अपने मोहक पंखों को अर्ध चंद्राकार में फैलाकर नृत्य करता है तो ऐसा लगता है मानो इसने हीरो जड़ी पोशाक धारण कर रखी हो। जैसे ही आकाश में वो क्या होता है, काले काले बादल छाने लगते हैं, तो ये अपने पंखों को फैला लेता है और फैलाकर आधा चंद्रमा का ये आकार में बना लेता है। और फिर ये जब नाचता है तो इतना सुंदर लगता है कि ऐसा लगता है कि इसके पंखों में हीरे जड़ दिए हों या फिर इसको हीरो की पोशाक पहना दी गई हो। बहुत ही सुंदर लगता है वो इसका जो नाचना होता है, उसका जो नृत्य होता है उस समय, इसीलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। मादा मोर के पंख इतने लंबे और सुंदर नहीं होते।
तो बच्चों इस अपनी इस सुंदरता के कारण ही जो मोर है पक्षियों का राजा कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मादा मोर की यानी कि मोरनी की, तो उसके पंख मोर जितने लंबे नहीं होते और ना ही इतने सुंदर होते हैं जितने मोर के होते हैं। इनकी गर्दन नीले रंग की, नीले हरे रंग की होती है और शेष शरीर हल्का भूरा होता है। और साथ ही साथ गर्दन में भी नीला और हरा रंग पाया जाता है और पूरा शरीर भी भूरे से रंग का होता है। मोर बहुत ही शांत और शर्मीला पक्षी है। मोर समूह बनाकर रहते हैं, तो बहुत ही शांत पक्षी, आराम से रहने वाला पक्षी है। और साथ ही शर्मीला भी है, शर्माता है, मतलब भीड़ में समूह में जाने से शर्माता है। ये जो मोर पक्षी है समूह बनाकर रहता है, दल बनाकर रहता है, यानी कि इनके समूह में कई सारे मोर एक साथ रहते हैं। ये अक्सर बड़े बड़े पेड़ों की ऊंची डाल पर या फिर जंगलों में ऊंची चट्टानों पर अपना बसेरा बनाते। कहाँ रहते हैं? या तो जो ऊंचे पेड़ होंगे उनकी ऊंची ऊंची डालों पर रहेंगे, या फिर जो ऊंची ऊंची चट्टाने होती है यानी कि पहाड़ जैसी जो चट्टाने होती है ना बच्चों, उस पर रहते हैं। ये बसेरा यानी कि रहने का स्थान ये बनाते हैं, वहां पर रहते हैं। ये इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, किंतु कभी कभी भोजन की तलाश इन्हें इंसानी बस्तियों तक ले आती है। इन्हें अच्छा नहीं लगता इंसानों के साथ रहना, ये अपना आराम से अपने जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन भूख, कई बार इन्हें भूख लगती है, भोजन पाना होता है, तो इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं जहाँ इंसान रहता है। मोर को गर्मी और प्यास दोनों बहुत सताती है, इसीलिए तालाब, झील या नदी किनारे के हरे भरे क्षेत्रों में रहना इन्हें अच्छा लगता है। ये पेड़ों की डाली पर खड़े खड़े ही सो जाते हैं। बहुत ज्यादा इन्हें गर्मी भी लगती है और प्यास भी लगती है, इसलिए तालाब के किनारे, झील के किनारे और जहां पर नदियां आसपास हो वहां पर ये रहना पसंद करते हैं। और ये इनकी खासियत यही, पेड़ों पर खड़े खड़े ही सो जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कोई खड़े खड़े कैसे सो सकता है, तो ये मोर पक्षी है जो कि डाल पर खड़े खड़े ही सो जाता है। मोर अक्सर घनी झाड़ियों के बीच पत्तियों टहनियों से जमीन पर घोंसला बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? जमीन के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। कैसे? घनी झाड़ियों को इकट्ठा कर लेंगे, पत्तियों को, टहनियों को यानी कि डालियों को, उनसे इकट्ठा कर अपना घोंसला बनाते हैं। मोरनी साल में जनवरी से अक्टूबर के बीच अंडे देती है। एक बार में वह 3 से 6 तक अंडे देती है। तो जो अंडे देते हैं ना ये पक्षी, कब देते हैं? जनवरी से अक्टूबर के बीच में, और एक बार में 3 से लेकर 6 तक ये अंडे दे सकते हैं। अंडे सेने और बच्चों पर परवरिश की जिम्मेदारी मोरनी की ही होती है। तो अंडों की देखभाल करना है, बच्चों की देखभाल करना है, जब वो छोटे होंगे तो ये सारा काम कौन करती है? मोरनी करती है। मोर सर्वाहारी पक्षी है। ये घास, पत्ते, फल, अनाज से लेकर कीड़े मकोड़े, चूहे, गिलहरी, छिपकली और सांप तक को भी खा जाते हैं। सर्वाहारी यानी कि ये शाकाहारी चीजें भी खा सकते हैं और मांसाहारी चीजें भी खा सकते हैं, दोनों चीजें खा सकते हैं, इसलिए इनको सर्वाहारी कहा गया है। ये क्या क्या खा सकते हैं? घास हो गए, पत्ते हो गए, अनाज हो गए, कीड़े मकोड़े, चूहे, गिलहरी, छिपकली और सांप तक। सांप को भी खा जाता है, सांप को तो दुश्मन कहा जाता है मोर को। ये खेतों में से हानिकारक कीड़े मकोड़े, चूहे, दीमक आदि को खा जाते हैं। क्या करते हैं ये? जो खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े हो गए, चूहे हो गए, दीमक हो गए, सबको खा लेते हैं। इसीलिए इन्हें किसान का मित्र कहा जाता है। इसलिए किसानों की, क्योंकि इस तरीके से रक्षा करते हैं, कीड़े मकोड़ों से खेत को बचाते हैं, इसलिए इनको किसान का मित्र भी कहा गया है। ये सांपों के सबसे बड़े शत्रु हैं। कहते हैं कि जहां मोर की आवाज सुनाई देती है वहां नाग नहीं जाता। कई बार मोर फसल को नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो सबसे बड़ा दुश्मन माना गया इन्हें सांप का। यहाँ तक कि इनकी आवाज सुनकर भी उस स्थान पर जहां पर मोर हो, उनकी आवाज हो रही हो, वहां पर सब जातक तक नहीं है। और कई बार ये हो जाता है कि ये फसलों को नुकसान भी पहुंचाने लगते हैं। भारत में मोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वृंदावन और तमिलनाडु में अधिक पाए। इन जगहों पर अगर आप जाओगे तो आपको मोर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में मोर होते हैं। यह संसार में उड़ने वाले विशाल पक्षियों में से एक है। वयस्क नर मोर की औसत लंबाई लगभग 5.5 फीट होती है। तो सबसे जो बड़े बड़े जो पक्षी उड़ते हैं उनमें से मोर भी एक है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये 5.5 फीट तक होता है। ये औसत लंबाई है बच्चों, मतलब कि इतना लगभग होता है 5.5 फीट तक का। एक मोर को वजन 4 से 6 किलोग्राम तक होता है। तो यहाँ पर कोने का एक मोर का वजन 4 से लेकर 6 किलोग्राम तक होता है, जबकि मोरनी मोर से काफी छोटी होती है। अपने अधिक वजन के कारण ही मोर ज्यादा ऊंचे
और अधिक देर तक नहीं उड़ सकते, ये जमीन पर चलना ही पसंद करते हैं। लेकिन मोरनी ना तो ज्यादा लंबी होती है और ना ही ज्यादा भारी होती है मोर की अपेक्षा, और मोर का वजन ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा नहीं उड़ पाते, इन्हें ज्यादातर जमीन पर चलना ही पसंद होता है। मोर का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। भगवान कृष्ण मोर के पंख को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मोर को भगवान कार्तिकेय दक्षिण भारत में मुरुगन के वाहन के रूप में जाना जाता है। तो हमारी संस्कृति से भी जुड़ा है, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे धर्म में मोर का विशेष स्थान है। भगवान कृष्ण मोर के पंख को अपने सिर पर धारण करते थे। मोर मुकुटधारी उनको कहा जाता है। साथ ही साथ जो हमारे भगवान है कार्तिकेय यानी कि शंकर भगवान के पुत्र, उनको दक्षिण भारत में मुरुगन नाम से पुकारा जाता है और उनका वाहन है मोर। मोर को संस्कृत में मयूर कहते हैं। बौद्ध दर्शन में मोर ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर मैं नहीं, भी बौद्ध दर्शन भी मोर ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। मोर का रूपांकन वस्त्र, सिक्कों, भारतीय मंदिर स्थापत्य या वास्तुकला में व्यापक रूप से हुआ है। अगर हम बौद्ध दर्शन को भी अगर देखें, बौद्ध दर्शन की दृष्टि से भी, तो वहां पर मोर को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की हमारे भारतीय की जो कलाएं हैं, जैसे स्थापत्य कला हो गई, वास्तु कला हो गई, भारत के सिक्के, वस्त्र आदि, इन पर भी आप मोर का देखोगे कि मोर का चित्रण किया जाता है। मोर पंख का प्रयोग कई रस्मों और अलंकरणों में किया जाता है। कई प्रकार की चीजों में गहने बनाने के लिए भी मोर के पंखों का उपयोग होता है। इसके पंखों को नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोर के पंखों में ऐसी शक्ति होती है, मतलब कि वो नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी यानी कि उसको समाप्त कर पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इसीलिए घरों और पुस्तकों में इन्हें रखना शुभ माना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां के सिंहासन तख्ते ताउस में दोनों ओर मोरों की नक्काशी की गई थी, इसीलिए इसको शुभ मानते हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इसलिए आप घरों में, पुस्तकों में इनके जो पंख है उनको रखते हैं, इसके को शुभ माना गया है। हमारे प्राचीन काल में जो मुगल बादशाह शाहजहां हुए हैं, उनके जो सिंहासन था जिसको तख्ते ताउस कहा जाता है, उसमें भी दोनों ओर जो नक्काशी की गई थी उसमें मोरों को स्थान दिया गया था, मतलब मोरों की चित्रकारी की गई थी। ईसाई धर्म में भी मोर और मोर पंख का महत्वपूर्ण स्थान है। ईसाई धर्म में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि ईसाई धर्म में भी मोर पंख का महत्व है। प्राचीन काल में मोर पंखों का प्रयोग कलम रूप में किया जाता था। शाही में डुबोकर इसी से लेखन कार्य किया जाता था। जो बच्चों प्राचीन काल में क्या करते थे, मोर पंखों से कलम की तरह कार्य लेते थे, यानी कि इनको शाही में डुबोते थे और फिर लेखन का कार्य करते थे, लिखते थे। मोर के प्राणों को अनेक खतरे हैं, कीटनाशक लगे बीज, मांस के लिए अवैध शिकार, पंखों की मांग, कुत्तों या बड़े बड़े शिकारी पक्षियों द्वारा शिकार आदि से इनकी जान को खतरा रहता है। मतलब आज मोर हमारा सुरक्षित नहीं है। जो कीटनाशक दवाइयां लगाई जाती है खेतों में, मांस के लिए लोग इनको मार देते हैं, पंखों के लिए इनका शिकार करते हैं, और कुत्ते हो गए, बड़े बड़े जो शिकारी पक्षी होते हैं वो भी इनको मार देते हैं, खा लेते हैं मारकर, इसीलिए इनकी जान का हमेशा ही खतरा बना रहता है। भारत वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत मोरों को संरक्षित किया गया है और इनके शिकार पर पूर्ण रूप से रोक लगाई है। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ 1972 में। इसके लिए क्या किया गया, किस लिए पारित हुआ, कि मोरों का संरक्षण किया जा सके, उनको बचाया जा सके, और भारत में इनके शिकार पर पूर्णतः रोक है, ठीक है, बैन है इनका शिकार, ठीक है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मोरों का शिकार होता है, फिर भी लोग करते हैं, चोरी छुपे करते हैं इनका शिकार। इसे रोकने के लिए नागरिकों को शिक्षित करना और जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये चीज तभी रुक सकती है जब लोग जानेंगे मोर के महत्व के बारे में, और वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी, इस बात को वो समझ पाएंगे कितना सुंदर पक्षी है, इसको मारना नहीं चाहिए, तभी हम इनका संरक्षण अच्छे से कर पाएंगे। इसकी रखवाली करना हम सबका कर्तव्य है। वर्ष में एक बार मोर अपने पंख गिराता है। इन गिराए हुए पंख का संग्रह हम कर सकते हैं। तो हमें मोर को बचाना और ये हमारा कर्तव्य बनता है। वैसे भी किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए अपने लाभ के लिए, ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं। तो
साल में एक बार मोर अपने सभी पंखों को गिरा देता है। इनके द्वारा जो गिराए गए पंख हैं उनको हम संग्रह कर सकते हैं या फिर उनसे जो हमें उपयोगी चीजें बनानी है वो बना सकते हैं, लेकिन इनको मारकर बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और मोर के विषय में जाना। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं, जो कि है शब्द पिटारा में से। बहुमूल्य, अत्यधिक कीमती। प्रजातियां, किस्में, प्रकार। सुसज्जित, सुंदर ढंग से सजा हुआ। चंद्राकार, चांद के आकार की। नृत्य, नाच। समूह, झुंड। सर्वहारी, सब कुछ खाने वाला। रूपांकर, रूप को बनाना। प्रतिनिधित्व, मुखिया होने का भाव। अलंकरणों, सजावटी सामान। नक्काशी, उभार कर या खोद कर चित्र बनाना। अवैध, गैर कानूनी। लेखन कार्य, लिखने का कार्य। और जागरूक होना, चौकन्ना होना। तो ये है हमारे पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से बच्चों याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब लिखे में से पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों और सही का निशान लगा देना है। करते हैं। मोर पक्षी है मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, कोई नहीं। तो ये हमारा जो पक्षी है वो है सर्वाहारी। भगवान कृष्ण मोर पंख को कहाँ धारण करते हैं? अपने हाथ में, अपने मस्तक पर, अपनी कमर में, अपनी गर्दन पर तो अपने मस्तक पर। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। मोर के सिर पर मुकुट के समान सुंदर क्या होती है? कलगी। अगला है हमारा, मोर बहुत ही शांत तथा शर्मीला शर्मीला पक्षी है। उसके बाद है, ये सांपों के सबसे बड़े शत्रु हैं। बौद्ध दर्शन मोर ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। मोर की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। नेक्स्ट है, अगला है, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, हमें वाक्यों को पढ़ना है और सही गलत बता देना है। करते हैं। नीला मोर भारत के साथ साथ म्यांमार तथा श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है। बिल्कुल सही। मोर की आंखों के नीचे ऊपर पीले रंग की पट्टी होती है, नहीं सफेद रंग की पट्टी होती है। मोर समूह में रहना पसंद नहीं करते। गलत, समूह में रहना पसंद करते हैं ये। क्या मोर को किसान का शत्रु कहा जाता है? गलत, ये किसान का मित्र है। मोर को भगवान कार्तिकेय के वाहन के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।